बायो की क्लास आपकी क्लास 9th। और हम लोग पढ़ रहे हैं आज लेक्चर 24 मई को। देखिए अब आप लोग ऑलमोस्ट उस एंड पे पहुंच चुके हैं जब ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है ना। तो आप जानते हैं कि उससे ज़्यादा टाइम तक अब ये नहीं चलेगा, बस अब इसके बाद आपको प्रैक्टिस ही करनी है। तो मैं प्रैक्टिस ही कराऊंगा आपको कुछ टाइम के बाद। एक आध जो दो और सेल ऑर्गेनली बचे हैं उनके बाद फिर हम लोग, ठीक है, इसी को करेंगे। सर लिखवाना था, लिखवाया नहीं है, ठीक है, तो हम लिखेंगे आज बिल्कुल। तो ठीक है, पिछली वाली क्लास में मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में समझाया, जो केंद्रक होता है उसके बारे में मैंने आपको समझाया कि भाई कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग अगर है तो वो न्यूक्लियस है। ठीक है, कई प्रकार के नाम दिए जाते हैं न्यूक्लियस के लिए, जैसे कंट्रोल रूम ऑफ द सेल है ना, कोशिका का, ठीक है, कंट्रोल रूम है ना। कोशिका का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन ऑफ द सेल अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस को कहा जाता है। ठीक है, मास्टर पीस यानी कि सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कोशिकांग है, कोशिका का कोई ऐसा अंग जो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मास्टर है, जिस तरह से आपके शरीर में सबसे ज़्यादा मास्टर जो है वो आपका ब्रेन है ना। सभी कई प्रकार की जो ग्लैंड है उनको कंट्रोल कर रहा है, आपको पता है ये चीज़, है ना। आगे चल के जब आप क्लास 10th में आएंगे तो आपको पढ़ाऊंगा, आपका नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक आप पढ़ोगे 10th में आके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, नियंत्रण एवं समन्वय। तो उसमें हम बात करेंगे इस चीज़ के, प्रॉपर ब्रेन आपके सामने खोल के रखूंगा, एक एक चीज़ आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे क्या होती है। ठीक है, राहुल बेटा एकदम ठीक है हमारी तरफ से, आप अपना चेक करिए, ठीक है, आप अपने यहाँ पे कनेक्टिविटी चेक करें। तो ये सारी की सारी बातें थी, है ना। तो लिखते हैं इसके बारे में एक एक पॉइंट, और ध्यान रखेंगे कि हर एक पॉइंट को लिखने से पहले मैं आपको रिवीजन कराता हुआ चलूंगा कि देखो बेटा ये वाली बात मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। आप सभी जानते हैं कि एंटनी वॉन लीवेनहॉक को श्रेय जाता है केंद्रक की, ठीक है, केंद्रक को सबसे पहले देखने का। लेकिन आप सभी जानते हैं कि फिर लेट 16th सेंचुरी के आसपास, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन आते हैं जो सबसे पहले केंद्रक को देखते हैं। ठीक है, 1638 एडी में सबसे पहले किसने देखा, मतलब प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किसने करा, तो रॉबर्ट ब्राउन ने करा। ठीक है, एक मिनट, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो मैं बैटरीज चेंज करवा लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अगर वॉइस में दिक्कत है, एक मिनट को आप लोग बाकी बच्चे बताओ क्या वॉइस में दिक्कत है। अभी वॉइस ठीक है मेरी बेटा, जल्दी से बताओ एक बार, अभी मेरी वॉइस ठीक है, सबको सुनाई दे रही है। नहीं ऐसा नहीं है, कई बार मैं भी धीरे बोलता हूँ, तो वो वाली चीज़ नहीं है कि हमेशा मैं तेज़ी बोलूंगा। ऑब्वियसली बात है, 3 लेक्चर हो चुके होते हैं, चौथा आपका हो रहा होता है, तो थोड़ी एनर्जी डाउन होगी कि नहीं होगी। हाँ जी, चलिए लिखते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहला जो पॉइंट हमें समझना है केंद्रक के बारे में वो ये है कि केंद्रक को सर्वप्रथम, केंद्रक को, ठीक है, सर्वप्रथम, सबसे पहले एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा। तो अगर आप ल्यूवेनहॉक भी लिख देते हैं चल जाएगा। तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले देखा। ठीक है, तो केंद्रक को सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने कोशिका में देखा। तो देख तो लिया कि भाई कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाया भाई साहब। ठीक है, इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आखिरकार ये बड़ा सा जो हिस्सा है, कोशिकांग जो है वो क्या है। तो एक्सप्लेन आगे जाके 1638 में
रॉबर्ट ब्राउन करेंगे। ठीक है, इस बात को समझें। ठीक है, तो इसलिए हम बात करते हैं कि केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज व उसे, ठीक है, ये कह लीजिए उसके बारे में, उसके बारे में सबसे पहले समझाने वाले, उसके बारे में सबसे पहले समझाने वाले व्यक्ति, दिख रहा ना, सबसे पहले समझाने वाले व्यक्ति, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। ये नाम याद कर लीजिए, बहुत बार आपको आगे भी मिलेगा। और ये सवाल पूछा गया है कि केंद्रक की खोज किसने करी थी, तो आपको आंसर में रॉबर्ट ब्राउन ही लिखना है। ठीक है, जैसे अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया के पीछे कई सारे लोग हैं, है ना। जैसे आपको पता है कि ऑल्टमैन ने भी किया, ठीक है, बेंडा ने भी किया, विट्ज ने भी किया, ठीक है, फ्लेमिंग ने भी किया, कॉर्लिकर ने भी किया। तो कई प्रकार के नाम हम सुनते हैं जब माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे ही जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की तो कई प्रकार के नाम है, बट रॉबर्ट ब्राउन का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले समझाने वाले जो व्यक्ति हैं वो रॉबर्ट ब्राउन थे। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अब 1638 में अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं 1638 में ये काम हुआ है। ठीक है, 1638 एडी में इन्होंने समझाया है। ठीक है, 1638 एडी में इन्होंने सबसे पहले बताया। हम्म, अब बात आके आपके सामने ये रुकेगी कि चलो ठीक है, इन्होंने समझा तो दिया, लेकिन फिर केंद्रक जो है ये दिखता कैसा है ना, केंद्रक की शेप कैसी होती है। तो आपको पता है कि केंद्रक दो प्रकार की शेप का पाया जाता है, पहले भी पढ़ा है मैंने आपको। जैसे जब मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया है वहां पे कि जो कोशिका है, कोशिका के पास, ठीक है, एक अलग से भाग है जिसे हम केंद्रक कहते हैं, और केंद्रक के अंदर, ठीक है, केंद्रक की अगर मैं बात करूंगा तो केंद्रक के अंदर डीएनए भी पाए जाते हैं। ठीक है, आपको पता है ये सब चीजें, है ना। लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, अपना खुद का एक पर्सनल डीएनए भी पाया जाता है। ठीक है, एक अपना खुद का पर्सनल डीएनए भी पाया जाता है, जो आपको पता है। ठीक है, और उसकी अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, वो है आपका वृत्ताकार डीएनए, जिसको हम बात करते हैं ना भाई। सेल का अपना खुद का तो है ही है, बट माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, या फिर मान के चलिए सेंट्रोसोम्स वगैरह हो गए, ठीक है, प्लास्टिड वगैरह हो गए, तो इनकी अगर हम बात करें तो इनके पास अपना खुद का एक डीएनए पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं गोलाकार डीएनए। तो जो हमारा केंद्रक है, ऐसा केंद्रक भी हमारा दो प्रकार का पाया जाता है। एक होता है जिसे हम कहते हैं वृत्ताकार डीएनए, सॉरी, वृत्ताकार केंद्रक। ठीक है, और एक होता है उसे हम कहते हैं बेसिकली अंडाकार। तो ऐसा कुछ ऐसा सच नहीं है, बेस मेन आपको ये समझना है कि जो प्रोकैरियोटिक आपकी सेल्स होती हैं, है ना, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर जो केंद्रक होता है, ठीक है, वो फटा हुआ पाया जाता है। फटा हुआ का मतलब आप समझ लीजिए कि साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव के अंदर बिखरा हुआ पाया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, जैसे जंतु कोशिका है, वनस्पति कोशिका है, ठीक है, कुछ प्रकार की अगर मैं बात करूं, जो शैवाल हैं, कुछ प्रकार के कवक हैं, तो ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, इनकी अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर, ठीक है, इनके अंदर जो पाया जाता है केंद्रक, वो आपका वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार केंद्रक पाया जाता है। तो इस बात को आपको लिखना है, और वो भी पूर्ण रूप से, ठीक है, विकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे इस बात को। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक मतलब जैसे, जैसे आपका बैक्टीरिया है ना, जैसे आपका साइनोबैक्टीरिया जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गे, नील हरित शैवाल कहते हैं, आर्की है, ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है, पाए जाने वाला केंद्रक, पाए जाने वाला केंद्रक, ठीक है, अल्प विकसित, कैसा होगा, अल्प विकसित होगा, ठीक है, और
पूरे के पूरे जीव द्रव्य में छितरा हुआ पाया जाएगा, मतलब फैला हुआ होगा, ठीक है ना। एक इनिशियल स्टेज होगी। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में पाया जाता है प्रोकैरियोटिक के अंदर। इसीलिए बाकी सारे के सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी नहीं पाए जाते, मतलब सेल ऑर्गनली जो होते हैं वो भी नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक बैक्टीरिया के अंदर ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, ना तो सेंट्रोसोम्स होते हैं, ठीक है, और भी जितने भी कोशिकांग आप पढ़ते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सब कुछ नहीं पाया जाता। समझ रहे हैं? तो पाए जाने वाला जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला जो केंद्रक होता है, ठीक है, अगर इसकी बात करूं तो अल्प विकसित होता है। अल्प विकसित, अल्प विकसित का मतलब प्रिमिटिव, ठीक है, अनडेवलप्ड, ठीक है, अल्प विकसित का मतलब हो गया अनडेवलप्ड, डेवलप नहीं होगा प्रॉपर। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला केंद्रक अल्प विकसित होता है। अल्प विकसित व जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य का मतलब जीव द्रव्य नहीं, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य का मतलब साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव में कोशिका द्रव में फैला हुआ पाया जाता है। ठीक है। जल्दी से नोट करिए फिर आगे बात करें। जल्दी नोट करिए बेटा। जी आकाश पूछिए, क्या बात है? किसी का डाउट है तो पूछे जल्दी से। जी प्रियांशु प्लीज पूछो बेटा, क्या डाउट है? परासरण समझ नहीं आता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर केंद्रक में झिल्ली नहीं होती है, हाँ नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए तो केंद्रक डेवलप नहीं हो पाता ना, बात ये है। सर आप सब टीचर्स एक ही बोर्ड पे पढ़ाते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे बोर्ड हैं। 1638 ही होगा मतलब। ना भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, मेरे दिमाग में कुछ और था। ये 1638 नहीं, ये 1831 है। सॉरी, सॉरी भाई। क्या नाम है आपका? थैंक यू यार प्रियांशु। ये 1831 होगा बेटा, 1831 एडी। 1638 तो भाई 1665 में तो पहली बार कोशिका खोजी गई है ना, रॉबर्ट हुक ने कोशिका ही 1665 में खोजी है। तो 1638 कैसे हो जाता है ना, तो ऑब्वियसली बात है, गलत है। 1831 है, इट्स 1831 एडी। तो कोशिका पहले नहीं खोजी गई, केंद्रक पहले कैसे आ जाएगा? तो वो पता नहीं दिमाग में कुछ चल रहा होगा, लिख दिया होगा मैंने, है ना। शायद मैं बोल भी 1638 गया हूँ क्या? भाई 1831 कर लो, 1831 है वो, ठीक है, 1831 में आता है ये। प्रियांशु कह रहे हैं 5 टाइम्स आपको बोले बेटा। बहुत बार कमेंट्स काफ़ी तेज आते हैं, आपको पता है, इसलिए नहीं दिखाई देता। तो इत्तेफाक है कि आपका नहीं दिखा मुझे कमेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में विभाजन होता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन उसका तरीका दूसरा है, ठीक है।
होता है बट वो तरीका दूसरा है, ठीक है, बाद में बात करेंगे कि वो कैसे होता है। डिवीजन भी कई प्रकार का होता है ना, मियोसिस, ठीक है, माइटोसिस, ठीक है, बहुत तरीका होता है। अह, और क्या बोल रहे हो भाई, बस यही डाउट है। तो भाई 1831 है, आगे जाके 1909 में 1909 में हम बात करेंगे, वॉटसन और क्रिक दो लोग और आएंगे जो कि ये जो केंद्रक आप देख रहे हो, ठीक है, इसमें फिर आगे बात करेंगे डीएनए के ऊपर, फिर उसका मॉडल बनाएंगे वो, ठीक है। परासरण नहीं समझ आता है, संजना भाई आप दोबारा से लेक्चर देखिए तभी समझ में आएगा, ठीक है। और परासरण मैंने अभी समझाया भी नहीं है शायद, ठीक है। चलिए आगे बात करें। तो हमने बात कर ली कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें जो केंद्रक है वो अल्प विकसित होता है और कोशिका द्रव्य में फैला हुआ होता है, जबकि, ठीक है आगे लिखते हैं, जबकि, ठीक है, ध्यान समझेंगे, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक, ठीक है, केंद्रक, केंद्रक झिल्ली के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, केंद्रक झिल्ली होती है, ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक केंद्रक झिल्ली में सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित व सुविकसित रूप में पाया जाता है, ठीक है, सुव्यवस्थित व सुविकसित रूप में पाया जाता है, मतलब कोई छितरा हुआ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियस को संभाल के रखेगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। संजना बाद में होगा बेटा, पढ़ाऊंगा, मना नहीं कर रहा। सर एडी का क्या मतलब है, एडी कहाँ लिख दिया मैंने, अच्छा वो एनोडोमिनी, ठीक है, 1831 एडी। दो चीज़ें होती है ना बेटा, एक होती है बीसी, आगे चल के आप लोगों को जब मैथ पढ़ाऊंगा, कैलेंडर जब पढ़ाऊंगा, तो कैलेंडर में आप लोगों को बताऊंगा एडी और बीसी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ईश्वर के पैदा होने के बाद के साल, जीसस क्राइस्ट को हमने माना है, जो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज करते हैं ना, तो उसका बेस है 0, जीसस क्राइस्ट का बर्थ, तो बर्थ के बाद के जितने साल होंगे वो एनो डोमिनी बोले जाते हैं, एनो डोमिनी, ईश्वर के पैदा होने के बाद के साल, और बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईश्वर के पैदा होने के पहले के साल, तो एडी है ना, इसलिए। तो जब मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा कैलेंडर, तब मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा, ठीक है, हालांकि हिस्ट्री में ये सब बातें बताई जाती हैं, अब आपने नहीं पढ़ी तो फिर गलत बात है। चलो अगला पॉइंट। अब आप लोग जानते हैं कि जो केंद्रक है ना, जो केंद्रक है वो हर एक कोशिका के अंदर पाया जाता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि हर एक जो कोशिका है, हर एक जो सेल है उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं भी होती हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। जैसे अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया ही नहीं जाता। मनुष्यों की जो आरबीसी होती है, या कह लीजिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मैमल्स की आरबीसी है, या जीव जंतुओं की जो आरबीसी होती है जिनके अंदर खून लाल रंग का पाया जाता है, उन सभी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, खून के अंदर, है ना, पिगमेंट है, प्रोटीन होता है एक, वो पाया जाता है, ग्लोबिन नाम का मतलब प्रोटीन, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर हम बात करें तो जितने भी जीव जंतु हैं उनकी उनके अगर अंदर आरबीसी है, ठीक है, तो उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन सिर्फ दो ऐसे एक्सेप्शन थे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं लास्ट क्लास में, एक तो कैमल यानी कि ऊंट, और एक मैंने आपको पढ़ाया था लामा। ये दो ऐसे जीव हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिए। इनफैक्ट आरबीसी के अंदर तो, मतलब जैसे आप पढ़ते हो कि कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, आरबीसी के अंदर तो कुछ भी नहीं पाया जाता। आप समझ रहे हैं, आरबीसी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन फिर भी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कुछ नहीं पाया जाता, और आपके पूरे शरीर के अंदर खून को सप्लाई करा रही है हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करके जाता है, HbO2 एक कंपाउंड बनाता है, पूरे के पूरे आपके शरीर के अंदर वो घूम रहा होता है। आप समझ रहे हैं, तो ये वाली चीज होती है, तो इस बात को लिखेंगे कि केंद्रक, ठीक है, कुछ कोशिकाएं
या कुछ कोशिकाओं को क्या ही लिखना है, सीधा ही लिख लो। ठीक है, मनुष्यों की आरबीसी में, ठीक है, या जीव जंतुओं लिख लो, जीव जंतुओं की आरबीसी में। ठीक है, जीव जंतुओं की। अच्छा एक बात और समझो, डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया तो जाता है। जो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, जो श्वेत बिंबाणु हैं आपके, श्वेत रक्त बिंबाणु, उनके अंदर केंद्रक पाया तो जाता है, लेकिन उनका जो केंद्रक होता है वो लोब्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, कई प्रकार के लोब, मतलब जिस तरह से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो केंद्रक था वो छितरा हुआ था, है ना, पूरे के पूरे कोशिका द्रव के अंदर छितरा हुआ पाया जा रहा था, ऐसे ही डब्ल्यूबीसी के अंदर भी होता है। लोब्स की फॉर्म में, छोटे छोटे लोब्स की फॉर्म में केंद्रक बिखरा हुआ, जैसे राइबोसोम्स बिखरे रहते हैं, ऐसे डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक भी बिखरा रहता है, लेकिन होता है। समझ रहे हैं, लेकिन आरबीसी के अंदर तो होता ही नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, तो जीव जंतुओं की आरबीसीज में, ठीक है, आरबीसीज में, यहाँ पे आरबीसीज जो मैं लिख रहा हूं वो है श्वेत, सॉरी, लाल, लाल रक्त बिंबाणु। ठीक है, क्या बोलते हैं आरबीसी को? ठीक है, लाल रक्त बिंबाणु, 120 दिन इनका जीवन काल होता है। ठीक है, बोन मैरो में पैदा, यानी कि अस्थि मज्जा में पैदा होती हैं, और प्लीहा नाम का एक ऑर्गन होता है आपके लिवर के पास, वहां पे जाके इनकी डेथ होती है। बोन मैरो में पैदा हो रही हैं, अस्थि मज्जा आपकी हड्डियों के बीच में, दो प्रकार के बोन मैरो पाए जाते हैं। ठीक है, कभी पढ़िएगा, व्हाइट और येलो। तो जो ये लाल रक्त बिंबाणु होते हैं वो वहीं पे पैदा होते हैं, और उसके बाद स्प्लीहा, स्प्लीहा में जाके, सॉरी, प्लीहा, प्लीहा में जाके मर जाते हैं, जिसको स्प्लीन कहते हैं। और फिर लिवर की कफर सेल्स होती हैं जो आके इन डेड आरबीसी को खा जाती हैं, इसीलिए स्प्लीन यानी कि प्लीहा को कोशिका का, आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। ठीक है, तो लाल रक्त जो बिंबाणु हैं, ठीक है, जीव जंतुओं के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, लेकिन दो एक्सेप्शंस हैं भाई। ठीक है, नहीं पाया जाता है ना, लेकिन यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर दो एक्सेप्शन है। ठीक है, तो एक्सेप्शन को ध्यान से समझें। एक्सेप्शंस यहाँ पर दो हैं, सिर्फ साइंटिस्ट्स ने बताया है कि दो ऐसे हैं, है ना, जिनकी आरबीसी में पाया जाता है। एक तो है कैमल, कैमल, कैमल का मतलब ऊंट, तो जो ऊंट है इसके में पाया जाता है। और एक है लामा, लामा बेसिकली आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलेगा। ठीक है, लामा थोड़ा भेड़ टाइप्स, है ना, जिराफ टाइप ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो लामा, लामा बेसिकली कहाँ पर है? लामा बेसिकली पाया जाता है साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, ये आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलेगा, अफ्रीकी महाद्वीप में आपको ये मिलेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कहाँ मिलेगा? तो अफ्रीकी महाद्वीप में आपको मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दें। एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी में, यानी कि वाइट ब्लड जो सेल्स होती हैं डब्ल्यूबीसीज में, श्वेत रक्त जो बिंबाणु हैं, इनमें केंद्रक, ठीक है, इनमें केंद्रक मल्टीपल लोब्स, यानी कि कई प्रकार की छोटी छोटी पालियों में विभाजित होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझें। तो डब्ल्यूबीसीज में केंद्रक, ठीक है, मल्टीपल लोब्स, मल्टीपल लोब्स का मतलब है मिश्रित पालियों में, है ना, मल्टीपल लोब्स की फॉर्म में, यानी कि मिश्रित पाली की फॉर्म में, कई बिखरा हुआ पाया जाएगा आपको, है ना। मतलब एक जगह केंद्रक नहीं मिलेगा, जैसे बाकी सभी कोशिकाओं में एक जगह है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में ऐसा नहीं, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक है तो, लेकिन प्रोकैरियोटिक जैसा है, फैला हुआ है ना, लोब्स की फॉर्म में है। जबकि आरबीसी के अंदर तो था ही नहीं, लेकिन आरबीसी में भी दो एक्सेप्शन है, कैमल और लामा, इनके में पाया जाता है। ठीक है, यहां तक फटाफट नोट करिए। ठीक है, सब कुछ दिख रहा है, फटाफट नोट करिए, आगे बात करें फिर। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बात करें। कोई डाउट यहां तक किसी का? आरबीसी में रेस्पिरेशन नहीं होता है। अच्छा, इंग्लिश में बता दीजिए, क्या भाई, क्या बताना है इंग्लिश में? मैंने कहा कि जो
कौन सी लाइन बतानी है? एक दो तीन, तीन लाइनें लिखी हैं, कौन सी वाली बतानी है भाई शिखर? कौन सी लाइन बतानी है अंग्रेजी में, जल्दी से बताओ। कमेंट क्यों नहीं आ रहे? आप लोग एक बार कमेंट करिए, आप लोग के कमेंट नहीं आ रहे बच्चों, एक बार कमेंट करिए। बिम्बाणु क्या है? कॉर्पोसल्स को कहते हैं बेटा नीरज। जो ये होता है ना आरबीसी, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड कॉर्पोसल्स। तो कॉर्पोसल्स को हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। आप लोगों को लगता होगा रेड ब्लड सेल्स होती हैं, सेल्स नहीं कहते, कॉर्पोसल्स कहते हैं। ठीक है, तो सेल का मतलब कोशिका, लाल रक्त कोशिका, तो कोशिका नहीं कहते, बिम्बाणु कहते हैं। छोटे छोटे ना बिम्बाणु के आकार के होते हैं। ठीक है, चलो कोई रिप्लाई तो नहीं आ रहा आप लोगों का। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो केंद्रक होता है, ठीक है, तो एक कोशिका में, ठीक है, ठीक है, एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक भी हो सकता है और एक कोशिका के अंदर एक से ज्यादा केंद्रक भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी, ठीक है, हड्डियों को बनाने वाली एक कोशिका होती हैं, ठीक है, और एक होती हैं हड्डियों को, ठीक है, खत्म करने वाली कोशिकाएं। ठीक है, मैंने आपको पढ़ा होगा ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट्स वगैरह ये सब। तो जो ऑस्टियोक्लास्ट होती है, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, हड्डी को तोड़ने वाली कोशिका, तो हड्डी को जो तोड़ने वाली कोशिकाएं होती हैं, देखो बनाने वाली भी होती हैं और मारने वाली भी होती हैं, है ना, खराब करने वाली भी होती हैं हड्डियों को। इसलिए आप देखिए कि एक टाइम ऐसा आता है जब विटामिन डी अगर आपको नहीं मिलेगा, भाई ऑस्टियोक्लास्ट को विटामिन डी चाहिए, और अगर विटामिन डी मिलता रहेगा ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, विटामिन डी को खाते रहेंगे। लेकिन अगर विटामिन डी आपको, ठीक है, बुढ़ापे में क्या होता है, विटामिन वगैरह ज़्यादा आप लेते नहीं हैं, ठीक है, और शरीर भी उस हिसाब से काम नहीं करता, तो क्या करती हैं वो हड्डियों के अंदर जो विटामिन डी होता है ऑस्टियोक्लास्ट, उसको कंज्यूम करना शुरू कर देती हैं और आपकी हड्डियां धीरे धीरे वीक होने लगती हैं। आप समझ रहे हैं? और फिर हड्डियां धीरे धीरे वीक होने लगती हैं तो फिर हड्डियां टूटने लगती हैं। आप हल्का सा गिरे, बुढ़ापे में पता लगा फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो होता क्या है कि आनंद पूछ रहे हैं मनुष्य के शरीर में कौन सी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इस गधे को ये नहीं पता कि अभी अभी बताया मैंने कि आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, बता दिया मैंने, और फिर भी पूछ रहा है कि किस कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। देख रहे हो कितने महान लोग हैं, अभी जस्ट पढ़ाया और फिर पूछ रहा है। चलिए खैर, तो हमने यहाँ पर ये बात करी कि जो ऑस्टियोक्लास्ट्स वगैरह होती हैं ये, ठीक है, या इसके अलावा कुछ जो शैवाल और कवक हैं, उनकी भी ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि एक कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको पिछले वाले टर्न पे पढ़ाई थी, इस बात को लिखते हैं। ठीक है, एक कोशिका में एक कोशिका में एक या एक से ज्यादा, भाई आपको पता है कि ये सिर्फ केंद्रक के साथ ही नहीं है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी है। एक कोशिका के अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा ऐसा जरूरी नहीं है, एक कोशिका के अंदर मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। आप समझ रहे हैं? तो जैसा काम है, मान के चलिए कि कुछ ऐसी कोशिकाएं आपकी शरीर की हैं जो ज्यादा, जिनको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। अब ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है तो ऑब्वियस सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होने चाहिए। आप समझ रहे हैं? जैसे लिवर, लिवर की अगर आप सेल्स को देखें तो हजारों माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं लिवर के अंदर। लिवर की जो कोशिकाएं हैं, हेपाटिक सेल्स जिनको कहा जाता है, उसके अंदर कई कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, क्योंकि लिवर एक ऐसा यकृत, एक ऐसा अंग है आपके शरीर का, ग्लैंड भी है, सबसे बड़ी ग्लैंड भी है। चाहे एंडोक्राइन की आप बात करो, चाहे एक्सो की बात करो, सबसे बड़ी ग्रंथि है आपके शरीर की और सबसे बड़ा, ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन में सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ा अंग है वो। ठीक है, इंटरनल की अगर बात करोगे आप तो, वैसे तो अगर आप आउटर बॉडी की बात करोगे तो स्किन, त्वचा आपका सबसे बड़ा अंग है ना, इस बात को समझें। तो लिवर के अंदर भी, लिवर करीब 92 प्लस फंक्शंस को परफॉर्म करता है, 92 से ज्यादा फंक्शन है लिवर के। आप सोचते होंगे कि आपका दिल, हार्ट जो है वो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट ऑर्गन है, नहीं,
सबसे ज्यादा बिजिएस्ट ऑर्गन आपका यकृत है, सबसे ज्यादा फंक्शन यही परफॉर्म करता है बेचारा, एक यकृत छोटा सा। ठीक है, अगर आप देखें तो कुछ इस तरह का आपको यकृत दिखाई देगा। मैं रेड पेन से बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, कुछ इस तरह का आपका यकृत होता है। ठीक है, इस तरह का आपका ये यकृत होता है। ठीक है, ये यकृत क्या करता है? ये यकृत आपके 92 से ज्यादा फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अब इतने सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए कोशिका के पास, और इसलिए इनकी कोशिकाओं में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, इस बात को समझिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो ऐसे ही केंद्रक की अगर मैं बात करूं तो जो ऑस्टियोक्लास्ट वगैरह बोन मैरो की जो कुछ सेल्स होती हैं, कुछ शैवाल हैं, कुछ कवक हैं, ऐसे भी पाए जाते हैं जिनमें जिनमें ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, एक कोशिका के अंदर ही। तो एक कोशिका में एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। ठीक है, और मैंने आपको पढ़ाया था कि केंद्रक से संबंधित जो शब्द है वो है कैरियन। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ा होगा कैरियन, कैरियन नाम का जो शब्द है वो केंद्रक से संबंधित है, इसलिए कहा प्रो कैरियोटिक सेल। कैरियोटिक, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, जिनका न्यूक्लियस, जिनका कैरियन प्रिमिटिव है वो प्रो कैरियोटिक बने, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की वगैरह ये सब। और जो यू कैरियोटिक, यू का मतलब सुविकसित और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, तो कैरियन शब्द पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से। ठीक है, तो एक कोशिका में एक या एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर बात करूं तो ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, हिंदी में ही लिख देता हूं। ऑस्टियो, देखो ऑस्टियो रूट वर्ड जो है ना ये हड्डियों के लिए आता है, इसीलिए जो हड्डियों का डॉक्टर है उसे हम ऑस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, इसे एक होता है, ठीक है, ऑर्थोलॉजिस्ट, उससे कंफ्यूज नहीं करना ना यार। नहीं नहीं, ठीक है, तो ऑस्टियोक्लास्ट्स। ठीक है, और ऑस्टियोक्लास्ट, मैं क्लास्ट की बात कर रहा हूं, मैं ब्लास्ट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो हम बात कर रहे हैं इस समय ऑस्टियोक्लास्ट की। तो ऑस्टियोक्लास्ट के अंदर एक से ज्यादा केंद्रक, ठीक है, कुछ शैवाल पाए जाते हैं जिनमें एक से ज्यादा होते हैं। अब आपको उनके नाम नहीं याद करने हैं। ठीक है, कुछ कवक भी ऐसे हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं कुछ ऐसे हैं, सभी नहीं, कुछ। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिनके में क्या होता है, जिनके में मल्टीपल कैरियॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझें। अगला पॉइंट लिखते हैं, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के लिए केंद्रक के लिए कैरियन शब्द यूज किया जाता है। ये मैं पहले लिखवाना चाह रहा था, ध्यान में नहीं रहा, अभी लिखवा देता हूँ। कैरियन बताया तो होगा, है ना, कैरियन शब्द बताया तो होगा, पढ़ाया तो होगा कि कैरियन शब्द न्यूक्लियस के लिए आता है। ठीक है, लाल रक्त कणिका या कोशिका, प्लीज बताइए संजना, लाल रक्त कणिका होती है बेटा। ठीक है, कोशिका नहीं होती, लाल रक्त कणिका कहते हैं। ठीक है, हालांकि कोशिका और कणिका एक ही मान लेते हैं कुछ लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, कणिका इज फॉर्म ऑफ बिंबाणु। ठीक है, कोशिका इज डिफरेंट, हालांकि फिर भी हम कोशिका और कणिका ले लेते हैं साथ साथ में। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है? आपकी हड्डियों में पाई जाने वाली, बोन मैरो के अंदर पाई जाने वाली कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनका नाम है ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है प्रियांशु, तो केंद्रक के लिए कैरियन शब्द का प्रयोग किया जाता है। कैरियन शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो जैसे प्रोकैरियोटिक है और एक है आपके सामने यूकैरियोटिक, तो ये दो शब्द है ना। तो ये जो दो शब्द आप देख रहे हो उसमें अगर मैं बात करूं तो एक तो शब्द है इसमें आपको यू समझना है, और एक आपको समझना है कैरी ऑन। ठीक है, कैरी ऑन आपको समझना है, तो इसमें कैरी ऑन ही है शब्द, और ये कैरी ऑन शब्द न्यूक्लियस को ही बता रहा है, केंद्रक को ही बता रहा है।
ठीक है, इस बात को आप ध्यान से समझें। केंद्रक को ही बता रहा है ये शब्द। ऐसे ही प्रो, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरी ऑन का मतलब न्यूक्लियस। तो जिनका कैरी ऑन प्रिमिटिव है, प्राइमरी है, जिनका कैरी ऑन यू, यू का मतलब सुविकसित, लिख देता हूं, ठीक है, सुविकसित, समझ रहे हैं? तो सुविकसित केंद्रक है तो प्रोकैरियोटिक है, जैसे मनुष्य, जैसे जीव जंतु अन्य, जैसे प्लांट सेल है ना, पादप कोशिकाएं, जैसे शैवाल, ये सब सारे इसमें आते हैं। ठीक है। कॉर्पोसल्स कहते हैं शिखर। और प्रो का मतलब होता है प्राइमरी, यानी कि प्रारंभिक, प्रिमिटिव। ठीक है, प्रारंभिक। और ये जो आप देख रहे हैं कैरी ऑन, तो कैरी ऑन का मतलब केंद्रक तो है ही है। ठीक है। करिए नोट, जल्दी से नोट करिए। नोट कॉपी में बनाएं, असाइनमेंट पेपर में, कहीं बना लीजिए, क्या दिक्कत है? कहीं पे भी बना लीजिए, क्या दिक्कत है? सर क्या न्यूक्लियोलस होता है? न्यूक्लियोलस क्या होता है? केंद्रिका कहते हैं बेटा, पढ़ाऊंगा सुशांत, पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। देखो क्या होता है ना, कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक के चार हिस्से होते हैं, कल वाली क्लास में बताया होगा मैंने, लास्ट क्लास में। जैसे केंद्रक आवरण है ना, केंद्रक के बाहर झिल्ली पाई जाती है, उसको केंद्रक आवरण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, तो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला केंद्रक द्रव, जो कि दूसरा आपको पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन धागे होते हैं, ठीक है, जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कम डीएनए और प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, सॉरी आरएनए, ठीक है, बहुत ही कम आरएनए भी पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए आरएनए होते हैं क्रोमैटिन में। बेसिकली डीएनए और प्रोटीन से बना है ना। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इनके केंद्रक के अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, उनके अंदर भी आपको पता है कि जो केंद्रक है वो पाया तो जाता है, भले ही प्रिमिटिव है, भले ही छितरा हुआ है पूरे के पूरे कोशिका द्रव में, लेकिन वो जो केंद्रक है उसके अंदर भी डीएनए और प्रोटीन है। ठीक है, उसके अंदर भी डीएनए और प्रोटीन है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो प्रोटीन है वो एक साधारण प्रोटीन है, जिसको हम नॉर्मल प्रोटीन कह रहे हैं। लेकिन जब आप यूकैरियोटिक की बात करते हो, तो उनके केंद्रक के अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल है, उसका प्रोटीन एक स्पेशल प्रोटीन है, जिसको आप हिस्टोन प्रोटीन कहते हो। आगे चल के बात करेंगे इसके ऊपर, सब क्या होते हैं। और फिर जो चौथा है पार्ट, उसको हम कहते हैं केंद्रिकाएं, यानी कि न्यूक्लियोलस। ठीक है। इस कई जो धागे अंदर पाए जाते हैं, इन धागों से जुड़ी हुई कुछ संरचनाएं, कई मल्टीपल संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम केंद्रिकाएं यानी कि न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो फिर बाद में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोलस क्या होता है। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे सारी चीजों को ना, एकदम थोड़ी सीख जाओगे क्या होता है। लास्ट क्लास में चीजें बताई थी, आज लिखवाई हैं। हाँ बेटा, लिवर भी, लिवर के अंदर भी मल्टीपल केंद्रक होते हैं, बताया तो मैंने। देखो जो सबसे ज्यादा आपके बॉडी का वो ऑर्गन जो सबसे ज्यादा अगर परफॉर्म कर रहा है फंक्शन को, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे कि भाई उसके अंदर मल्टीपल केंद्रक हैं। ठीक है, लिख लो इस बात को, है ना। जैसे आपकी मसल्स हैं, अब आप जब मसल्स से काम करते हो, दिन भर आपका सारा काम ही मसल्स की वजह से हो रहा है। आप चलते हो, दौड़ते हो, भागते हो, कोई काम करते हो, मान के चलो आप लेबर हो, आपका सारा दिन काम ही जो है चीजों को उठा के कहीं पे रखने वाला है। तो आपके जो मसल्स के अंदर पाए जाने वाले जो फाइबर हैं, उनके अंदर भी मल्टीपल केंद्रक पाया जाता है। तो जो कोशिकाएं आपके शरीर की ज्यादा इन्वॉल्व हैं चीजों को करने के लिए, ज्यादा कई प्रकार के फंक्शंस को कर रही हैं, कई प्रकार के कार्यों का नियमन कर रही हैं, तो ऐसी सभी कोशिकाओं में मल्टीपल न्यूक्लियसेस होंगे।
ठीक है, जैसे ऑस्टियोक्लास्ट है, जैसे आपके मसल के फाइबर हो गए, जैसे आपके लिवर हो गए, है ना, ये सारे के सारे होते हैं। ठीक है, थैंक यू अमन। बॉडी का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस कह लीजिए या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट कह लीजिए। ठीक है सर, मेरे स्कूल में सिर्फ नाम बता के छोड़ दिया। स्कूल में कौन पढ़ाता है दोस्त। ठीक है, चलिए इस बात को लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं तो ऑस्टियोब्लास्ट, कुछ शैवाल, कुछ कवक, और अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए भले लीवर है ना, लीवर, यकृत, ठीक है, या कह लीजिए कुछ मसल्स जो फाइबर होते हैं, है ना, अ, पेशीय तंतु। ठीक है, हिंदी में कहते हैं पेशीय तंतु, मसल्स मतलब पेशियां, तो जो पेशीय तंतु होते हैं, है ना, फाइबर्स होते हैं, उनमें उन सभी के अंदर क्या होता है। ठीक है, लिवर अभी बता तो था मैंने आप लोगों को कि लिवर का एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको। ठीक है, होता है बेटा संजना, होता है, पढ़ाएंगे जब रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे ना तो बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू महक। सर इंग्लिश की पीडीएफ कब तक मिलेगी? मतलब इंग्लिश की पीडीएफ मेरे से क्यों मांग रहे हो? इंग्लिश क्या सब्जेक्ट, या फिर इसी की इंग्लिश? स्कूल का टीचर सिर्फ सोता है सर। देखो, क्या ही टिप्पणी करूं मैं उसके ऊपर, बट आप लोगों को पता है कि स्कूल में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। और कोई समस्या है यहाँ तक, जल्दी से बताइए। हम्म, चलिए एक छोटा सा पार्ट और लिख दीजिए। ठीक है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के चार प्रमुख भाग हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के चार प्रमुख भाग हैं, कौन कौन से? एक को हम कहते हैं न्यूक्लियस का आवरण, जैसे हम कहते हैं केंद्रक आवरण। ठीक है, आवरण का मतलब समझ रहे हैं? एक को हम कहते हैं केंद्रक का आवरण, यानी कि उसका जो शेल है, न्यूक्लियस का जो शेल है, जिसके हम अंदर, ठीक है, विभिन्न प्रकार की झिल्लियों की बात कर रहे होंगे, मेम्ब्रेन्स की बात कर रहे होंगे। जैसे ब्रेन होती है, ब्रेन के अंदर कई प्रकार की झिल्लियां पाई जाती हैं ना, जैसे जिनको हम मेनिंजस कहते हैं, जैसे ड्यूरा मैटर है, पाया मैटर है, एरिकनॉइड है, इस प्रकार से। हालांकि आपकी ब्रेन ही नहीं, बल्कि जो आपकी ये पीछे स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, जिसको हम मेरू रज्जू के नाम से जानते हैं, उसके अंदर भी कई प्रकार के, आप कह लीजिए, आवरण पाए जाते हैं, झिल्लियां पाई जाती हैं। ठीक है, वहां पर भी सेम एरेक्नॉइड, पाया मैटर और ड्यूरा मैटर। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी, केंद्रक की, तो केंद्रक के आवरण के अंदर जो झिल्ली होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, यहां पर दो हैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो केंद्रक है वो डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर है, दो प्रकार की झिल्लियां पाई जाती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझें। साइंस की इंग्लिश में पीडीएफ, शिखर थोड़ा सा वेट करो बेटा। ठीक है, मैं एक बार देखूंगा कि कहाँ पर है मेरे पास इस समय अवेलेबिलिटी। कुछ तो हैं, बट देखना पड़ेगा कि इस टॉपिक की है कि नहीं है। ठीक है शिखर, थोड़ा सा बेटा समस्या है, इसलिए बाकी मैं देख के आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो एक हो गया केंद्रक आवरण, दूसरा जो है उसे हम कहते हैं केंद्रक द्रव, है ना, केंद्रक द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको कहा जाता है, केंद्रक द्रव्य। और तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं क्रोमैटिन, क्रोमैटिन मटेरियल के धागे। ठीक है, ये वही धागे हैं जिनमें आपको, ठीक है, गुणसूत्र वगैरह दिखाई देंगे, जीन्स वगैरह दिखाई देंगे, ठीक है, डीएनए, ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी, हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा, ये सब यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। और जो चौथा होता है उसको हम कहते हैं केंद्रिकाएं, यानी कि न्यूक्लियोलस। कई प्रकार की केंद्रिकाएं, सिर्फ एक नहीं, इन क्रोमाटिन धागों के साथ जुड़ी हुई कई प्रकार की डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, जगहों पर केंद्रिकाएं पाई जाती हैं, न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। कोई समस्या यहाँ तक, जल्दी से बताइए। ठीक है, आपके पास 2-3 मिनट का समय है, जो आपके डाउट्स हैं पूछिए प्लीज जल्दी से। 2-3 मिनट्स का डाउट है, जल्दी से पूछिए। ठीक है,
मेम्ब्रेन्स है बेटा, शेल। न्यूक्लियस शेल कह रहे हैं, मेम्ब्रेन्स है ये। इसे कहा जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। इसे हम न्यूक्लियस शेल कहते हैं, और इसके अंदर हम बात करेंगे दो मेम्ब्रेन्स की, दो झिल्लियों की, ठीक है। दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, नाम नहीं है सच, बट झिल्लियां दो पाई जाती हैं, ठीक है। ठीक है। केंद्रक द्रव का मतलब होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसके अलावा क्रोमैटिन मटेरियल है एक, क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमैटिन के धागे, ठीक है, कई धागे पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर मान के चलिए कि ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला, मान के चलिए केंद्रक द्रव है, ठीक है। तो इस केंद्रक द्रव के अंदर क्या होगा, ठीक है। जैसे एक तो ये इसके आउटर वाली झिल्ली हो गई, जो आपको पता ही है ना, मेम्ब्रेन हो गई। और ये जो आप देख रहे हो केंद्रक, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पाए जाते हैं इस प्रकार के छोटे छोटे, सॉरी, ठीक है, इस प्रकार के छोटे छोटे कई प्रकार के धागे, ठीक है ना। ये इस तरह से छितरे छितरे दाने पाए, मतलब ये धागे इस तरह से पाए जाते हैं। और इन्हीं धागों के ऊपर कोने कोने में कनेक्टेड होंगी आपकी केंद्रिकाएं, यानी कि न्यूक्लियोलस, ऐसे आपके ये क्रोमैटिन के धागे होंगे, ठीक है। और इसी के साथ आपको मिलेंगी ऐसी लगी हुई, ठीक है, ऐसी लगी हुई केंद्रिकाएं, ऐसी, ठीक है, एक नहीं कई सारी केंद्रिकाएं, कई सारी, इस तरह से, ठीक है। ये केंद्रिकाएं हैं, तो बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो इसको हमने क्या बात बोली है, इसको हमने बोली है न्यूक्लियोलस, ठीक है। बाद में बात करेंगे एक एक के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बताइए, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? शेल या सेल, आवरण है ना बेटा, आवरण है, तो आवरण तो शेल कहते हैं ना आवरण को, तो सेल कैसे कहते हैं? सेल का तो मतलब कोशिका होता है राहुल। सर मनुष्य कितना सेल्सियस गर्मी, क्या गर्मी सह सकता है, ये कहना चाह रहे हो? डिपेंड करता है, अलग अलग मनुष्य के लिए अलग अलग है, ठीक है। अब आप देखिए गर्मियों में कई बार पारा जो होता है वो 45-45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो आप सहते ही हो, वैसी बात है ना। आप नहीं सह पाते हो तो फिर आपको गर्मी लगती है, फिर कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू संजना। 25 सेंटीमीटर आकाश, 25 सेंटीमीटर तक आप देख सकते हैं अपनी आइस से, नॉर्मल नॉर्मल विजन 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। सर बायो का किसी ने किया है, मतलब अच्छा बायो की खोज किसने करी है? निशा बेटा थोड़ा तो शब्दों का प्रयोग अच्छे से करें, हैं। बायो की जो खोज है, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को कहते हैं। दो चीज़ें होती है देखो, बायो जो है, बायो के अंदर दो ब्रांचेज हैं मेन मेन, एक है वनस्पति विज्ञान जिसको हम बॉटनी कहते हैं, और एक है आपका जंतु विज्ञान जिसको हम जूलॉजी कहते हैं। तो पूरी की पूरी जो बायो है उसके फादर एरिस्टोटल हैं, ठीक है, अरस्तु हैं। और जो आपकी जो जीव विज्ञान है जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं, जो आप पढ़ रहे हो, तो जीव विज्ञान के फादर भी एरिस्टोटल को ही कहा जाता है, अरस्तु ही हैं, ठीक है। तो पूरी बायो के भी हैं, और पूरी अगर मैं बात करूं जूलॉजी जंतु विज्ञान उसके भी हैं, है ना। बायो का मतलब जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के भी अरस्तु, और जो जूलॉजी है जंतु विज्ञान उसके भी अरस्तु। ऐसा इसलिए है क्योंकि एरिस्टोटल अरस्तु ही वो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहली बार 500 प्रकार के जंतुओं के ऊपर स्टडी करी, और उनका नाम, उनकी उनकी फाइलम, उनकी कैटेगरी, ठीक है, उसको मेंशन करा एक किताब के अंदर, ठीक है, जिसे कहा जाता है
हिस्टोरिया एनिमेलिया, ये नाम की किताब अरस्तु ने लिखी और उसके अंदर 500 विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में बात करी। इसीलिए जूलॉजी के जो, ठीक है, फादर हैं वो कहे जाते हैं अरस्तु। हिस्टोरिया एनिमेलिया नाम की किताब लिखी। और ऐसे ही जो वनस्पति विज्ञान थी उसमें 500 प्रकार के विभिन्न पादपों के बारे में, प्लांट्स के बारे में बताया थियोफ्रस्टेटस ने। तो उन्होंने भी एक किताब लिखी, उसका नाम था, ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम की किताब लिखी जिसमें 500 प्रकार के विभिन्न विभिन्न पादपों, प्लांट्स के बारे में बात करी। इसलिए वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं थियोफ्रस्टेटस, और बायोलॉजी या फिर कह लीजिए जूलॉजी, दोनों के ही फादर जो है वो माने जाते हैं एरिस्टोटल। ठीक है। डेटम क्या होता है बेटा, बात की चीज़ है, अभी नहीं। ठीक है, डेटम, डेटम जो है उसका यूज़ बहुत जगह पे करा जाता है, डेप्थ के सेंस में यूज़ करते हैं, फिजिक्स में, बायो में, हर जगह में अलग अलग सेंस है उसका। ठीक है सर, मैं किसी दिन आपसे मिलने आऊँगा। ठीक भाई, ज़रूर आइएगा। ऑस्टियोक्लास्ट हमारे बोन में पाया जाता है। अरे भाई, बोन की सेल है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियो रूट वर्ड हड्डी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ऑस्टियोलॉजिस्ट, तो हड्डी के डॉक्टर को ऑस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। ऑर्थोलॉजिस्ट डिफरेंट है। ऑर्थोलॉजिस्ट जो होता है ना, वो आपके जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के जो जॉइंट है, जॉइंट की स्टडी, जॉइंट का जो डॉक्टर है वो ऑर्थोलॉजिस्ट है। ऑर्थो, ऑर्थो रूट वर्ड हड्डियों के जॉइंट के लिए यूज करते हैं, जबकि हड्डियों के लिए रूट वर्ड ऑस्टियो है। पूरी हड्डी की जब बात करोगे, जैसे हड्डियों का ऑपरेशन होना है, तो ऑस्टियोलॉजिस्ट करेगा, ऑर्थोलॉजिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। आपने देखा होगा जब हड्डियों में जॉइंट में पेन होता है तो ऑर्थो नाम का एक ऑयल भी आता है, ऑर्थो ऑयल, शायद आपने सुना हो, आपके पेरेंट्स वगैरह कभी यूज करते हो, तो वो जॉइंट्स के लिए है। और जॉइंट्स में अगर कभी कोई प्रॉब्लम है तो ऑर्थो, ऑर्थोलॉजी कहते हैं, ऑर्थोलॉजिस्ट होता है। ठीक है। न्यूक्लियस का पिक्चर बनाएंगे, हाँ, अगली वाली क्लास में होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड लक, कीप स्टडिंग, गुड बाय।